दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन चैप्टर का आज हमारा 18th एपिसोड है एंड पिछले 17 एपिसोड्स में हमने मेनली एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी की अंडरस्टैंडिंग बनाई है। अब हम एक कदम और आगे चलेंगे और अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ एक कदम अपना बढ़ाएंगे। मतलब जो हमने न्यूटन्स लॉ सीखे हैं उनको अब हम कैसे अप्लाई करें, कैसे हम नेट फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिखें, उस चीज़ को अब हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अब हम एक्सेलरेशन निकालना जानते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेशन में होता है तो उसकी एक्सेलरेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अपने को पता है। तो अब हम लॉज ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं और मोशन की जो इक्वेशंस होती हैं उनको हम बना सकते हैं। तो चलिए आज का जो एपिसोड रहेगा इसमें हम कर्वी लीनियर मोशन की बात करेंगे कि कर्वी लीनियर मोशन में कैसे हम लॉज ऑफ मोशन की जो इक्वेशन है वो हम अप्लाई करते हैं और कैसे हम उसकी इक्वेशन को लिखते हैं। तो उस चीज़ को समझेंगे। उसकी शुरुआत मैं एक एक्सपेरिमेंट से करूंगा। यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सेटअप बता देता हूँ कि किस तरह का सेटअप है और कैसे हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने जा रहे हैं। जब ये एक्सपेरिमेंट हो जाएगा उसके बाद हम इस एक्सपेरिमेंट की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डेवलप करेंगे। हालांकि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये सर्कुलर मोशन पे बेस्ड एक्सपेरिमेंट है, बट मैं आपको बता दूं कि सर्कुलर मोशन जो है वो कर्वी लीनियर मोशन का ही एक सबसेट है। कैसे सबसेट है वो हम देखेंगे, बट पहले इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में मेरे पास कुछ सेटअप है और सेटअप में सबसे पहले समझाता हूं कि ये मेरे पास डिस्क है और इस डिस्क को हम रोटेट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक मोटर की हेल्प से इसको रोटेट करूंगा। हमने यहाँ पे नीचे एक मोटर लगा रखी है, मोटर रोटेट करेगी तो ये डिस्क भी रोटेट करेगी, ठीक है। और हमने क्या किया, यहाँ पे एक ब्लॉक लिया है, इसका कोई थोड़ा बहुत मास है हल्का फुल्का, ठीक है। वो हमने ब्लॉक यहाँ पे लिया है। हम इसका मास मेजर भी कर सकते हैं बट फिलहाल हम मेजरमेंट में नहीं जाएंगे। फिलहाल हम बस एक अफेक्ट को देखना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैंने इस ब्लॉक को इस जगह से बांधा हुआ है, इसके सेंटर से बांध रखा है और बीच में हमने एक इलास्टिक रबर रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एक एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे मैं वेलोसिटी को इंक्रीज करूंगा और एक पॉइंट पे आके वेलोसिटी को मैं रोक दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें जब आपकी वेलोसिटी धीरे धीरे जो एंगुलर वेलोसिटी है अगर मैं उसको इंक्रीज करूंगा तो क्या एक्टिविटी इस ब्लॉक के साथ हो रही है। और जब ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा, जब हमारे पास सारा डेटा निकल के आ जाएगा, उसके बाद हम इसको एनालाइज करेंगे बोर्ड पे और देखते हैं कि जो भी बिहेवियर हमें देखने को मिल रहा है ऐसा बिहेवियर हमें क्यों मिल रहा है, ठीक है। तो फिलहाल जो ये ब्लॉक है ये कुछ रेडियस पे है और यहाँ पे हम एक ग्रिड का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, एक सर्कुलर ग्रिड का, जिससे हम इसकी रेडियस मेजर कर सकते हैं। तो वो सारी मेजरमेंट आपको बोर्ड पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं और फिलहाल जरा देखिए नॉर्मल पोजिशन पे है और ये रबड़ जो है, ये जो इलास्टिक हमने जो हिस्सा लगा रखा है ये भी आपकी एक तरह से नॉर्मल, इसकी इलोंगेशन इसमें नहीं है, आप ये समझिए। इसकी नॉर्मल जो लेंथ है ये उसके ऊपर है, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसको जरा रोटेट करना स्टार्ट कर रहा हूं और धीरे धीरे मैं इसकी स्पीड को इंक्रीज करूंगा, ठीक है। तो फिलहाल ये बहुत स्लो में रोटेट कर रहा हूं, ठीक है। और आप देख पा रहे होंगे यहां पे इस ब्लॉक का जो कॉन्टेक्ट सरफेस है वहां पे एक फ्रिक्शन है भाई, उसकी वजह से ये इसके साथ साथ घूम रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चल के वैसे हम इसको डिस्कस करेंगे। अब मैं धीरे धीरे इसका ओमेगा बढ़ा रहा हूं दोस्तों, धीरे धीरे मैं इसका ओमेगा बढ़ा रहा हूं। ओके, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। चलिए काफी है। तो फिलहाल जो ब्लॉक है वो बिल्कुल एज पे है। मैं आपको बता दूं ब्लॉक जो है बिल्कुल सरफेस का जो इसका जो डिस्क का जो एज है ना बिल्कुल उस पे है, ठीक है। ऑलमोस्ट इसका मतलब जो स्ट्रिंग है उसके अंदर इलोंगेशन आ गई है। ऐसा क्यों हुआ? क्या यहाँ पे हम लॉज ऑफ मोशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं? क्या यहाँ पे हम बता सकते हैं कि कौन कौन से फोर्सेस इस ब्लॉक के ऊपर एक्ट कर रहे हैं? तो चलिए इसको अब थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझते हैं और बोर्ड पे मिलते हैं और इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं अभी फिलहाल इसको ज़रा स्लो डाउन कर देता हूँ। जैसे मैंने स्लो डाउन किया
ये ब्लॉक एकदम से अंदर आया है, ठीक है, एकदम से अंदर की तरफ आया है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे रुका है वैसे वैसे ब्लॉक अंदर की तरफ आया है। अब ये सारी जो एक्टिविटी है इसको हम जरा बोर्ड पे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं बोर्ड पे और एक कदम और आगे बढ़ते हैं और लॉज ऑफ मोशन जो है कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे लिखते हैं, उसको जरा समझते हैं। तो दोस्तों आपने एक्सपेरिमेंट देखा एंड उस एक्सपेरिमेंट में हमने 2-3 चीज़ें ऑब्जर्व की हैं। सबसे पहले तो ये कि जब आपका हम जब जस्ट स्टार्ट कर रहे थे तो उस टाइम जो रेडियस थी, आपका जो ब्लॉक था, उसके जिस सर्कल पे वो लाई कर रहा था उससे हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं ना सर्कल से। तो वो जो डिस्टेंस थी वो 24.5 सेंटीमीटर के अराउंड कुछ थी, जो एग्जैक्टली पता नहीं है बट आप देख सकते हो फोटो में भी, ठीक है। तो 24.5 सेंटीमीटर के अराउंड ये इनिशियल, आप ये कह सकते हो कि इनिशियल डिस्टेंस थी, इतनी रेडियस पे था सेंटर से। अब जब हमने इसकी स्पीड को इंक्रीज करना स्टार्ट किया तो जैसे जब स्पीड इंक्रीज हो रही थी तो ब्लॉक जो है वो बाहर की तरफ जाता जा रहा था, बाहर की तरफ आ रहा था, लेकिन टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसका मूवमेंट नहीं हो रहा था, रेडियली आउटवर्ड हुआ है। आपने देखा होगा कि जो हमारा जो इलास्टिक हमने रबर जो लगाया हुआ था वो आपका इलोंगेट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रिंग है उसके अंदर टेंशन आई है और आपका जो ब्लॉक था वो एक आउटर सर्कल पे पहुंच गया है, उसकी रेडियस जो है वो इंक्रीज हो गई है जब जैसे हम स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं। और उसके बाद हमने फाइनली एक पॉइंट पे आके हमने स्पीड को रोक दिया है, मतलब एक स्पीड पे को कांस्टेंट कर दिया है। वहां पे आप देख सकते हो कि वो एक लोकेशन पे एक आउटर रेडियस पे आ गए और फिर रोटेट करना शुरू हो चुका है, बट उसका जो मोशन है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में नहीं हो रहा, रेडियल डायरेक्शन में हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए हमें लॉज ऑफ मोशन को समझना होगा और कैसे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन हम अप्लाई करेंगे, कैसे हम यहाँ पे लगाएंगे, उनको जरा समझते हैं। तो चलिए एक बार जरा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कर्वीलिनियर मोशन को मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। हमने कर्वीलिनियर मोशन में क्या देखा था, जरा देखिए, अगर कोई पार्टिकल है जो ऐसे कर्वी मोशन बना रहा है तो सोचिए किसी टाइम पे वो पार्टिकल यहाँ पे है, अगले इंस्टेंट पे वो मान लीजिए यहाँ पे है, अगले इंस्टेंट पे वो यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो ऑलवेज उसके टेंजेंशियल होगी। उसकी जो वेलोसिटी होगी वो ऑलवेज जो पाथ है उसके टेंजेंशियल होगी। ये मेरी वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ऑलवेज टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगी दोस्तों, ठीक है। और जो एक्सेलरेशन होगी, इसके पास 2 एक्सेलरेशन होंगी दोस्तों। कौन कौन सी एक्सेलरेशन, एक आपकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगी और एक आपकी नॉर्मल एक्सेलरेशन जो सेंटर की तरफ आएगी, सेंटर ऑफ द कर्वेचर, जो कर्वेचर का सेंटर होगा उसकी तरफ होगी नॉर्मल डायरेक्शन में। आप इस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो। ऐसे ही यहां पे अगर आप देखोगे तो एक जो डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल होगी और एक डायरेक्शन जो है जो कर्व बन रहा होगा उसके नॉर्मल बनेगी, ठीक है। यहां पे अगर आप देखोगे तो एक एक्सेलरेशन टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी और एक नॉर्मल टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्व, ठीक है। ये आपकी एक और एक्सेलरेशन आपको देखने को मिलेगी। ऐसे यहां पे आप बोल सकते हो, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं दोस्तों, हमने कर्वीलिनियर मोशन पढ़ा था चैप्टर 1 में, तो वहां पे हमने ये सारी चीजें देखी थी। अब मुद्दा यह है कि ए टेंजेंशियल क्या होती है और ए नॉर्मल क्या होती है। अगर मैं इसको बताऊं तो ए टेंजेंशियल क्या होती है, जरा देखिए। ए टेंजेंशियल जो आती है वो आती है किस रेट से मेरी स्पीड बदल रही है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी और ये किस पे डिपेंड करेगी, किस रेट से स्पीड बदल रही है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये जो मैग्नीट्यूड है किस रेट से चेंज हो रहा है उस पे डिपेंड करता है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर मेरी स्पीड कांस्टेंट है सोचिए तो ये वाला कंपोनेंट मेरा 0 हो जाएगा, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मेरी आएगी ही नहीं, ठीक है। नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होती है दोस्तों, ये टुवर्ड्स द सेंटर होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्वेचर होती है। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो ये होता है v² अपॉन रो और ये n कैप। n कैप मतलब मैं ये डायरेक्शन को n कैप बोल रहा हूं, टुवर्ड्स द सेंटर डायरेक्शन को n कैप बोल रहा हूं। तो ये मेरी क्या होगी, नॉर्मल एक्सेलरेशन। इसी को आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो बिकॉज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्वेचर है। तो वैसे सर्कल जब सर्कुलर मोशन होता है तो इसको हम एक नया नाम देते हैं, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभी आप इसको नॉर्मल एक्सेलरेशन ही आप बोलिए, ठीक है, वो ज्यादा एक्यूरेट वर्ड है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक नॉर्मल एक्सेलरेशन मिलेगी v² अपॉन रो। रो क्या है, रो इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर,
और इसकी वैल्यू कैसे हम निकालते हैं? अगर आपको इस पाथ की y और x में रिलेशन पता है, ये प्लेनर मोशन है भाई, हमारा जो पार्टिकल है वो xy प्लेन में मूव कर रहा है मान लीजिए, तो आपका जो पाथ है, अगर आपको इसकी इक्वेशन पता है तो वहां से आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हो। dy/dx का स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्वांटिटी। ठीक है, इस तरह से आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हो दोस्तों, और वो यहां पे पुट करते हैं तो उससे नॉर्मल एक्सेलेरेशन भी आ जाती है। तो ये हमारे पास दो तरह की एक्सेलेरेशन होती हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये एक्सेलेरेशन कब आती है और ये एक्सेलेरेशन कब आती है। ठीक है, अब इसी का एक स्पेशल केस है सर्कुलर मोशन। अगर कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो देखा जाए तो सर्कल भी क्या है, एक कर्वीलिनियर मोशन का ही सबसेट है। सोचिए यहां पे किसी इंस्टेंट पे कोई पार्टिकल है, ठीक है, वो यहां पे लाई कर रहा है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कोई पार्टिकल है जो यहां पे लाई कर रहा है, उसके पास इस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी वो इधर होगी, वेलोसिटी ऑलवेज टेंजेंशियल होगी। अगर ये पार्टिकल यहां पे लोगे तो यहां पे जो वेलोसिटी आएगी वो इस तरफ आएगी, यहां पे अगर आप लोगे तो यहां पे जो वेलोसिटी आएगी वो इस तरफ आएगी। तो वेलोसिटी ऑलवेज क्या होगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी। इस पॉइंट पे इसके पास दो एक्सेलरेशन पॉसिबल हैं, कौन कौन सी बताइए? एक टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, जिसको आप नॉर्मल एक्सेलरेशन बोलोगे इन जनरल, लेकिन सर्कुलर मोशन में उसी एक्सेलरेशन को आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो, बिकॉज वो टुवर्ड्स द सेंटर है। ठीक है, और एक एक्सेलरेशन कौन सी होगी बताइए? एक होगी आपकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो देखते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी ये, इसका मतलब अगर ये स्पीड बदल रही होगी, ये सर्कल में मूव कर रहा है और अगर इसकी स्पीड बदल रही है तो हम बोलेंगे कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसके पास आएगी, अदरवाइज हम बोलेंगे कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं आएगी। ठीक है, अगर ये स्पीड कांस्टेंट है तो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि स्पीड सर्कल में रोटेट कर रहा है कोई पार्टिकल और कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती यहां पे क्योंकि इसकी डायरेक्शन बदल रही है ना, दैट्स व्हाई वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं लेंगे हम लोग यहां पे। हाँ, यहां पे हम स्पीड को कांस्टेंट ले सकते हैं, हो सकता है कि स्पीड कांस्टेंट हो भाई, तो अगर मेरी स्पीड कांस्टेंट हो गई तो ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का ये जीरो हो जाएगा। और ऐसे सर्कुलर मोशन को हम क्या बोलते हैं? जब ऐसे सर्कुलर मोशन में पार्टिकल होता है तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है जरा देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है दोस्तों? जिसमें मेरी ए टेंजेंशियल जो है वो आपकी जीरो हो जाए। इसका मतलब जो v है वो मेरा क्या हो जाए? कांस्टेंट। v क्या है? मैग्नीट्यूड है मेरे पास, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड है। तो ये मेरे पास अगर कांस्टेंट हो गया, मतलब स्पीड कांस्टेंट अगर हो गई, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मेरी जीरो आ जाएगी। उस केस में केवल एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको देखने को मिलेगी, दैट विल बी v स्क्वायर अपॉन r, r माने इसकी रेडियस, ठीक है, इसकी रेडियस, ये एक्सेलरेशन आपको देखने को मिलेगी। और ये क्या होगी? ये माइनस आर कैप की तरफ होगी, रेडियली आउटवर्ड नहीं होगी, इनवर्ड होगी। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो दोस्तों, ये मेरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स द सेंटर। तो जब भी कोई सर्कुलर मोशन होता है उसमें ये दो एक्सेलरेशन आप देख सकते हो, ये कर्वीलिनियर मोशन का ही एक सबसेट आप ये कह सकते हो। अब इस चीज को और बेहतर समझने के लिए बेहतर हम कुछ क्वेश्चंस करें, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा है उसको भी आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन अगर अंदर की तरफ है तो वो जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा उसमें जो स्ट्रिंग थी वो इलोंगेट क्यों हुई? उसमें तो टेंशन आई, इसका मतलब वो टेंशन क्यों आई है वो आपको समझ आएगा जब हम लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो चलिए अब जरा कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उनसे हम लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करके देखते हैं और समझते हैं कि जब कोई भी कर्वीलिनियर मोशन होता है या इन जनरल मतलब या स्पेसिफिक अगर आप सर्कुलर मोशन ले लेते हो तो वहां पे आप कैसे लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करते हो। ठीक है, उसको जरा समझते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं दोस्तों। पहले क्या क्वेश्चन ले रहा हूं, सोचिए मेरे पास एक डिस्क है, मेरे पास एक डिस्क है, ठीक है, और उसकी रेडियस जो है वो 1 मीटर है। मैं उसका टॉप व्यू दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, सोचिए वो XY प्लेन में है, जैसे आपने एक्सपेरिमेंट देखा ऐसे XY प्लेन में है, और मैं रेडियस को 1 मीटर मान लेता हूं 1 मिनट के लिए। मेरे पास यहां पे कोई ब्लॉक रखा है, ब्लॉक का मास जो है वो मान लीजिए आपको दे रखा है 3 किलोग्राम, ऐसे रैंडम ले रहा हूं। ठीक है, ब्लॉक का मास दे रखा है 3 किलोग्राम और यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे रखा है 0.1। अब ये एक्सपेरिमेंट वाला केस नहीं है,
एक्सपेरिमेंट को इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे कि उसमें क्या था, तो हम पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं सो दैट हम उस एक्सपेरिमेंट को प्रॉपर एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। तो मैं एक डिफरेंट सिचुएशन ले रहा हूं, उसमें मेरे पास एक 3 किलोग्राम का ब्लॉक है, 1 मीटर की रेडियस पे ये प्रेजेंट है। यहां से आप ये कह सकते हो कि ये जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर है, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 मीटर है ये। यहां से इसका जो सेंटर है ये 1 मीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। और म्यू के की वैल्यू जो है वो आपको 0.1 दे रखी है। अब हमने क्या किया, हमने इस डिस्क को रैपिडली रोटेट किया, एकदम रैपिड रोटेशन किया है। अच्छा, यहां पे ये जो ब्लॉक है ये इस सेंटर के साथ एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है और स्ट्रिंग की लेंथ भी ऑलमोस्ट 1 मीटर में ले रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखिए, मैंने एक स्ट्रिंग ली है और स्ट्रिंग से ये ब्लॉक बंधा हुआ है मेरा। आपको ये दे रखा है कि इस स्ट्रिंग में जो मैक्सिमम पॉसिबल टेंशन है वो आपको 100 न्यूटन दे रखी है। 100 न्यूटन से ज्यादा अगर इसमें टेंशन हो गई तो फिर ये स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी। और हमने क्या किया, हमने इस डिस्क को एकदम रैपिड रोटेशन दिया, एकदम फास्ट रोटेशन दे दिया। तो एकदम से जब फास्ट रोटेशन दोगे तो ब्लॉक जो है वो डिस्क के साथ साथ नहीं घूमेगा। क्यों नहीं घूमेगा? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। ब्लॉक जो है वो वहीं रुका रहेगा कुछ मोमेंट के लिए और डिस्क जो है वो रोटेट करेगी। लेकिन धीरे धीरे ब्लॉक भी चलना शुरू करेगा, ब्लॉक भी ऐसे चलना शुरू करेगा, ठीक है, ब्लॉक भी ऐसे ऐसे चलना शुरू करेगा। और आप ये कह सकते हो कि अगर ब्लॉक भी चलना शुरू करेगा तो ब्लॉक को चलाएगा कौन आगे की तरफ? ब्लॉक को कौन चलाएगा? ब्लॉक को इधर एक तरह से फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन, ये फोर्स है। क्योंकि पहले तो स्लिपिंग हो रही है ना, आप ये समझिए कि डिस्क का जो सरफेस है वो एकदम से आगे निकल जाएगा क्योंकि रैपिड मूव हो रही है एकदम से। ब्लॉक जो है वहीं का वहीं रहेगा, ये रैपिड मोशन में आएगी तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा और काइनेटिक फ्रिक्शन इसका इस डायरेक्शन में लगेगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और ये ऐसे टेंजेंशियल जाने की कोशिश करेगा। लेकिन एक स्ट्रिंग बंधी हुई है, स्ट्रिंग इसको आगे नहीं जाने देगी, स्ट्रिंग इसको सर्कल में ही रखने की कोशिश करेगी, स्ट्रिंग इसकी दूरी को चेंज नहीं होने देगी यहां से। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि ये जो ब्लॉक है ये एक कर्वीलीनियर मोशन में मूव करेगा, एक सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। सर्कुलर मोशन इन जनरल कर्वीलीनियर का ही पार्ट होता है। तो आप ये कह सकते हो कि ये मेरा ब्लॉक का मोशन बनेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो रेडियस है ना वो मैंने थोड़ा सा अलग लिख दिया। ये जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर है भाई इसकी ना, रेडियस की जरूरत फिलहाल मुझे नहीं है, ठीक है। रेडियस को आप छोड़ सकते हो क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि सर ये आपने 1 ले लिया, ये 1 से थोड़ा कम ही होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये मान लो कि बिल्कुल एज पे ही है। अगर आप इसकी रेडियस को 1 मीटर ही ले रहे हो तो आप ये मान के चलो कि 1 मीटर के ही एज पे रखा हुआ है ये, ठीक है। तब आप समझ गए होंगे अल्टीमेटली स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो मुझे 1 मीटर लेनी है, ठीक है। हाँ, तो जरा देखिए दोस्तों, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ये जो ब्लॉक है ये आपका ऐसे कर्वीलीनियर मोशन में आएगा क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये तो बदल नहीं सकती, और इस ब्लॉक के ऊपर एक काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है इधर की तरफ जो इसको आगे की तरफ टेंजेंशियल मूव करने की टेंडेंसी दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रिंग की लेंथ बदल नहीं सकती, तो ऐसा तो है नहीं कि ब्लॉक आगे ऐसे चलता चला जाएगा, ऐसे घूमेगा फिर इसके साथ साथ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ब्लॉक है ये कर्वीलीनियर मोशन में आएगा, ये एक सर्कुलर मोशन ये यहाँ पे बनाएगा। और कर्वीलीनियर मोशन बनाते तो आप जानते हो कि 2 एक्सेलेरेशन होती है, ठीक है। अब देखते हैं कि दोनों एक्सेलेरेशन आएंगी कि नहीं आएंगी, उनको भी जरा समझते हैं। बट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि कितने टाइम के बाद ये स्ट्रिंग ब्रेक होगी, ठीक है। कितने टाइम के बाद ये स्ट्रिंग ब्रेक होगी आपको ये बताना है। आफ्टर हाउ मच टाइम द स्ट्रिंग विल ब्रेक, ये अपने को बताना है। तो जरा देखिए अब यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन कैसे हम अप्लाई करते हैं। मुझे ये पता है कि ब्लॉक जो है वो कर्वीलीनियर मोशन में, सर्कुलर मोशन में। तो यहाँ पे अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इस ब्लॉक के ऊपर 2 फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स आपका जो है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और एक आपका स्ट्रिंग जो है वो एक तरह से टाइट हो गई है स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आ गई है। आपने ये चीज थोड़ा ऑब्जर्व भी किया है एक्सपेरिमेंट से, हालांकि एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली सेम नहीं था, बट आपने उस एक्सपेरिमेंट से ये ऑब्जर्व किया कि जो स्ट्रिंग थी उसके अंदर इलोंगेशन आ रही है, इसका मतलब उसके अंदर टेंशन आ रही है, उसमें अंदर खिंचाव आ रहा है। तो वो क्या करेगा, इस ब्लॉक की पोजीशन पे अगर आप टेंशन देखोगे, टेंशन ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग होती है, तो यहां पे इस तरफ आपको टेंशन दिखानी होगी। तो इस ब्लॉक के ऊपर ये जो है ये आपका 2 फोर्सेस एक्ट करेंगे। आप बोलोगे सर काइनेटिक फ्रिक्शन आगे की तरफ क्यों लगेगा? उसका कारण ये है दोस्तों, बिकॉज उसका कारण ये है कि इसको स्लाइड भी तो कराएगा। शुरू में तो देखो एकदम से जब ये रैपिडली स्टार्ट होगी डिस्क,
तो ब्लॉक जो है वो एकदम से मूव नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट करेगा सरफेस के साथ, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन वहां पे लग रहा है, इसीलिए काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे रखा है आपको। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करेगा, उसको साथ साथ रोटेट कराने की कोशिश करेगा, सरफेस के साथ साथ चलाने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब एक काइनेटिक फ्रिक्शन यहां पे लग रहा है और एक टेंशन लग रही है, और ये कर्वी लीनियर मोशन बना रहा है। इसका जो पाथ है वो ऐसे कर्वी बन रहा है। तो अब यहाँ पे दो एक्सेलरेशन आएंगी भाई। कौन कौन सी एक्सेलरेशन आएगी? एक एक्सेलरेशन आएगी टुवर्ड्स द सेंटर और एक एक्सेलरेशन आएगी इस तरफ। तो अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ लगाऊं तो न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में नेट फोर्स जो होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और अगर आप इधर टुवर्ड्स द सेंटर अगर आप देखोगे तो यहां पे जब आप न्यूटन सेकंड लॉ लगाओगे तो नेट फोर्स यहां पे टेंशन T ही है, दैट मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू, बताइए क्या बनेगा, मास इनटू नॉर्मल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टुवर्ड्स द सेंटर जो एक्सेलरेशन है वो यहां पे लिखेंगे। आई होप आपको समझ आया कि दो इक्वेशन हम कैसे बनेंगे। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बनी, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 बनी। अब एफ के को क्या लिखोगे? एफ के को अगर मैं लिखूंगा तो एफ के को लिखूंगा mg इंटू 0.1, ठीक है। दैट मस्ट इक्वल टू मास इंटू 80। मास से मास मेरा कट गया और ए टेंजेंशियल आ गया हमारे पास, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गई है मेरे पास। जी की वैल्यू को ऑलमोस्ट 10 ले लो तो ये 1 बन जाएगा भाई, रफली मेरा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब है ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है। इसका मतलब इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, टेंजेंशियल स्पीड जो है वो आपकी चेंज होगी। ये धीरे धीरे स्पीड अप होगा, ठीक है। धीरे धीरे ब्लॉक जो है स्पीड अप होगा। अगर आप रैपिडली इसको रोटेट कर देते हो तो धीरे धीरे ये स्पीड अप होगा, ठीक है। और उसकी जो एक्सेलरेशन आएगी वो ये आएगी। अगर मैं जी की वैल्यू को 10 ले लेता हूं तो अब जरा देखिए, अब यहां पे जरा देखते हैं, यहां पे टेंशन की वैल्यू भी जरा निकाल लेते हैं। तो टेंशन मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, मास इनटू नॉर्मल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो लिखोगे तो v स्क्वायर बाई रो, रो की वैल्यू तो 1 ही बनेगी भाई, ठीक है। यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरा 1 ही है, तो ये बन जाएगी मेरी टेंशन। अब आप मुझे बताइए टेंशन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है? 100 न्यूटन है। तो यहाँ पे अगर मैं 100 रख दूं और इस 3 को नीचे ले आऊं, m की जगह पे 3 रख दूंगा, 3 किलोग्राम है, तो ये बन जाएगा v स्क्वायर। इसका मतलब जब टेंशन की वैल्यू 100 हो जाएगी तो उस टाइम मेरी जो v होनी चाहिए, जो स्पीड आनी चाहिए, वो क्या आनी चाहिए? वो आनी चाहिए रूट ऑफ 100/3। 100/3 मीटर पर सेकेंड जो है वो स्पीड आएगी। कब? जब मेरी टेंशन कितनी अटेन हो जाएगी? 100 न्यूटन अटेन हो जाएगी। जब टेंशन की वैल्यू मेरी 100 न्यूटन अटेन हो जाएगी तो उस टाइम स्पीड मेरी ये बनेगी 100/3 का रूट, ये मेरी स्पीड आएगी। नाउ द क्वेश्चन इज कितना टाइम में ये स्पीड अटेन होगी? तो इनिशियल स्पीड मेरी 0 थी और टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आपको दे रखी है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो अब हम क्या करेंगे बताइए? अब हम एक रिलेशन लगा सकते हैं। हम जानते हैं कि v dv इज इक्वल टू a टेंजेंशियल इंटू ds। नहीं, यहां से तो बात बनेगी नहीं भाई, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला लगाओ ना यार। कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस at। v इज इक्वल टू u प्लस at। ये एक्सप्रेशन आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है। अगर आप ये टेंजेंशियल ले रहे हो तो ये भी टेंजेंशियल होना चाहिए, ये भी टेंजेंशियल होना चाहिए, ठीक है। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में आप ये लगा सकते हो। मुझे फाइनल वेलोसिटी पता है, फाइनल स्पीड पता है, कितनी है बताओ? या इसको वेलोसिटी बोल सकते हो, इसके टी कैप लगा दो भाई, क्योंकि ये जो स्पीड है ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही तो है, तो इसके साथ टी कैप लगा दो। तो आप ये बोल सकते हो कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी रूट ऑफ 100/3 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी मेरी 0 है, इनिशियली 0 से स्टार्ट हुआ था, और एक्सेलरेट कितना हो रहा है बताओ? 1 मेरी एक्सेलरेशन है इनटू t। तो यहां से मेरे पास t की वैल्यू आ गई दोस्तों, t इज 10/√3 सेकेंड। तो 10/√3 सेकेंड में टेंशन की वैल्यू 100 न्यूटन अटेन हो जाएगी। अगले ही मोमेंट पे क्या होगा? टेंशन की वैल्यू 100 न्यूटन से बढ़ जाएगी और स्ट्रिंग मेरी ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आया कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैसे हम इसका एनालिसिस करेंगे और यहां पे हम लॉज ऑफ मोशन को कैसे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब हम एक्सपेरिमेंट के ऊपर आते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को देखोगे तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने डिस्क को रैपिड रोटेट नहीं किया, जस्ट हमने स्टार्ट किया था, 0 से स्टार्ट किया है। अब जब आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो आपने 2-3 चीजें ऑब्जर्व की होंगी। यहां पे क्या ऑब्जर्व किया जरा देखिए, क्या ऑब्जर्व किया जरा वो जरा देखिए, जो ऑब्जर्वेशन है उसको जरा देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास एक डिस्क है, ठीक है,
और ये उसका सेंटर था, और यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ था m मास का। उसका मास मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैं मान लेता हूं कि m उसका मास है। ठीक है, हमने इस बार इसको रैपिड रोटेट नहीं किया डिस्क को, हम धीरे धीरे इसकी एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे थे। मैं मान के चल रहा हूं कि मेरी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो टाइम के साथ लीनियरली चेंज हो रही है, वो मेरी लीनियरली चेंज हो रही है। ठीक है, इनिशियली 0 थी और फाइनली मेरी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, वो मान लीजिए मेरी ओमेगा 1 हो गई। ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है। बीच में कहीं पे किसी टाइम पे ओमेगा नोट पे आई होगी, ये टाइम मान लीजिए टी नोट है और यहाँ पे ओमेगा नोट एंगुलर वेलोसिटी, और जैसे जैसे टाइम t1 हुआ आपकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा 1 होगी। ये मेरा जस्ट एक अजम्पशन है कि मैं ओमेगा को लीनियरली इंक्रीज कर रहा हूं। ठीक है, अब ब्लॉक मेरा यहां पे रखा हुआ था और इसके साथ हमने एक स्ट्रिंग लगा रखी है यहां पे। हालांकि इनिशियली जो स्ट्रिंग है वो नॉर्मल पोजीशन पे है, नॉर्मली वो मतलब उसमें इलोंगेशन नहीं है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, आप ये समझिए। ब्लॉक बस यहां पे रखा हुआ है। तो जैसे मैं इसको रोटेट करना शुरू करूंगा धीरे धीरे, बहुत स्लो स्पीड से जब रोटेट कर रहा है, उस टाइम स्ट्रिंग में टेंशन नहीं आएगी। आप बोलोगे सर स्ट्रिंग में क्यों नहीं टेंशन आएगी? जरा देखिए क्या होगा, ये भी आपका इसके साथ साथ रोटेट करेगा ऐसे, इसका मतलब इसका भी कर्वीलिनियर मोशन होगा। और एक चीज आप ध्यान देना, इसकी जो स्पीड है ना, टेंजेंशियल स्पीड, वो आपकी वेरी करेगी भाई, क्योंकि आपका ओमेगा वेरी कर रहा है ना, आपका जो ओमेगा है वो वेरी कर रहा है, तो इसकी जो टेंजेंशियल स्पीड है वो वेरी करेगी। इसका मतलब आप ये कह सकते हो इस ब्लॉक के पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगी, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगी, और वो क्या होगी, वो होगी dv बाई dt टी कैप, ये होगी। अब जो मेरी वेलोसिटी है वो तो लीनियरली चेंज हो रही है। v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, और यहां पे जो r है वो मान लीजिए मेरा r नोट है। तो r की वैल्यू तो यहां पे फिक्स ही है। अभी तो फिलहाल स्लो जब मैं मूव कर रहा हूं तब कुछ नहीं हो रहा, स्लो जब आप मूव करोगे तो ये इसी जगह पे रहेगा ना, r नोट मेरा चेंज होगा, हाँ मेरी वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी। तो r नोट मेरा फिक्स है, ओमेगा को मैं लीनियरली बदल रहा हूं, तो v भी मेरा क्या होगा, लीनियरली बदलेगा। जो टेंजेंशियल स्पीड है वो मेरी लीनियरली इंक्रीज होगी, और उसका जो डेरिवेटिव आएगा वो कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब ये जो है ये मेरी एक कांस्टेंट बन जाएगा, ये जो डेरिवेटिव आएगा कांस्टेंट आएगा, और डायरेक्शन आ जाएगी टी कैप। इसका मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में मेरी जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट आएगी यहां पे। ठीक है, जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जा रहे हो, कब तक, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट टी नोट तक। टी नोट तक क्या रहेगा दोस्तों, बल्कि ये सही बताऊं तो टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन है, जब तक ये अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ रहा, जब तक इसमें ये चीज नहीं बदल रही, आर नोट ये पोजीशन नहीं बदल रही, तब तक आपकी जो इसकी एक्सेलरेशन है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी दोस्तों। ये जो मेरी एक्सेलरेशन है ये मेरी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो यहां पे फिलहाल जो मेरी एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये कहीं मूव तो कर नहीं रहा, तो दो एक्सेलरेशन आएंगी दोस्तों, एक एक्सेलरेशन आएगी इधर और एक एक्सेलरेशन इसके टुवर्ड्स द सेंटर आएगी। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो मैं कैसे बनाऊंगा फ्री बॉडी डायग्राम? फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं दिखाऊं तो यहां पे दो एक्सेलरेशन होंगी, एक आपकी इधर आएगी, एक आपकी इधर आएगी। तो फोर्सेस भी तो होने चाहिए इधर ही, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ आप ये कह सकते हो कि मास इनटू एक्सेलरेशन जो होती है वो नेट एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होती है। तो यहाँ पे फोर्स कौन से लग रहे होंगे, यहाँ पे केवल फ्रिक्शन फोर्स लग रहे होंगे भैया। ठीक है, ये आपका Fs1 मान लेता हूं, ये आपका Fs2 मान लेता हूं, तो दो फ्रिक्शन फोर्स यहां पे लग रहे होंगे। ये फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर आएगा, ये फ्रिक्शन फोर्स आएगा m इंटू ए टेंजेंशियल के बराबर, और ये आएगा m इंटू ए नॉर्मल के बराबर। तो माफ कीजिएगा, ये टेंजेंशियल आएगा, ये नॉर्मल आएगा। ठीक है, इस तरह से मेरे पास ये दो फ्रिक्शन फोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ए टेंजेंशियल बदल नहीं रहा भाई। ए टेंजेंशियल एक पर्टिकुलर टाइम तक आर नोट नहीं बदल रहा, और ओमेगा जो है वो लीनियरली चेंज हो रहा है, तो वी भी मेरा लीनियरली चेंज होगा, डीवी बाई डी टी मेरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब ए टेंजेंशियल मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है एक पर्टिकुलर टाइम तक ये नहीं बदलेगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम तक ये आपका नहीं चेंज होगा। ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू है ए एन, ये बढ़ती जाएगी, क्योंकि ए एन क्या होता है, ए नॉर्मल क्या है बताओ, ए नॉर्मल आएगा वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, वी स्क्वायर बाई आर नोट लिखो, और वी की वैल्यू आपकी बढ़ती जा रही है। आर नोट मेरा कांस्टेंट है एक टाइम टी नोट तक, तो इसका मतलब ये जो है नॉर्मल एक्सेलरेशन वो मेरी बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो भी बढ़ता चला जाएगा, ये वाला ये बढ़ता जाएगा एक टाइम तक। कब तक बताइए, जब तक आपका ये जो फोर्स है किसके बराबर ना हो जाए, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी म्यू एस एम जी,
जब तक वो किसके बराबर ना हो जाए, वी स्क्वायर बाई आर नोट। यहां से वी की वैल्यू निकाल सकते हो, वी स्क्वायर बाई आर नोट को आप ये भी लिख सकते हो, वी इज इक्वल टू आर नोट ओमेगा बनेगा ना, तो आर नोट ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। वी की जगह आर नोट ओमेगा पुट कर दिया मैंने, तो यहां से आप ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हो। कौन से ओमेगा तक आपकी टेंशन जो है वो जीरो रहेगी, और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है यही इसको होल्ड करके रखेगा, ठीक है। तो टाइम टी नोट तक ऐसा होगा, टी नोट तक आते आते आपकी ये जो स्पीड है ये कितनी हो जाएगी, ये ओमेगा नोट हो जाएगी, और ये अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, इसके बाद देखते हैं क्या होगा। यहां तक तो मुझे समझ आ गया कि यहां तक क्या होगा, ठीक है, यहां तक आपका, लेकिन ओमेगा तो आगे भी बढ़ रहा है भाई, ओमेगा को तो मैं फर्दर इंक्रीज कर रहा हूं। अगर मेरा ओमेगा फर्दर इंक्रीज हो रहा है तो अब ये दिक्कत आएगी दोस्तों कि अब इस स्ट्रिंग के अंदर इलोंगेशन आएगा। अब ये जो है ये अब इलोंगेट होना स्टार्ट होगी, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग जो है, ये आपका ये ब्लॉक जो है पीछे जाना शुरू करेगा, टेंशन बढ़ना शुरू होगी, क्योंकि ये वाला जो फ्रिक्शन है ये अब होल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये वी बढ़ता जा रहा है भाई। अगर ये वी बढ़ता जा रहा है तो ये होल्ड नहीं कर पाएगा, होल्ड नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब क्या होगा बताओ जरा। इसका मतलब ये हुआ कि ये रेडियली आउटवर्ड निकलेगी अब, ठीक है। टेंशन बढ़ेगी, टेंशन कब बढ़ेगी बताओ स्ट्रिंग में, जब ऑब्वियसली जब ये आगे जाएगा तभी तो ये टेंशन बढ़ेगी। अभी तो ये नॉर्मल इलोंगेशन पे है, तो इसमें कुछ नहीं हो रहा, इसमें नॉर्मल लेंथ पे है स्ट्रिंग आपकी, तो टेंशन कब बढ़ेगी बताओ, टेंशन तब बढ़ेगी जब ये इलोंगेट होगी। तो ऑब्वियसली अब क्या होगा, अब अगर आपकी और स्पीड बढ़ेगी तो और बाहर की तरफ जाएगी। आप बोलोगे सर कैसे, भाई आप खुद सोचिए ना, एन मेरा बढ़ रहा है, एन बढ़ रहा है तो इधर वाला फोर्स भी तो बढ़ना चाहिए न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से। तो इधर वाला फोर्स कब बढ़ेगा बताओ, कैसे बढ़ेगा इधर वाला फोर्स, ऑब्वियसली इसमें क्या जुड़ेगा बताओ, एक टेंशन और जुड़ेगी, इसका मतलब स्ट्रिंग इलोंगेट होगी अब, तभी तो टेंशन आएगी उसमें, और तभी तो इक्वेशन बैलेंस कर पाएगी, ठीक है। तो अब ये होगा दोस्तों कि ये लेकिन नहीं होगी, ये नहीं चेंज होगा, क्यों, क्योंकि आप खुद सोचिए ना, इसका इधर की तरफ रिलेटिव मोशन हो ही नहीं रहा, ये तो सिर्फ रेडियली आउटवर्ड जा रहा है। टेंजेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्क अगर आप देखोगे तो डिस्क के रिस्पेक्ट में ये जो है ये मूव ही नहीं कर रहा। इसका मतलब है टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू है उसको ओवरकम नहीं कर रहा ये फोर्स। ये जो ये वाला जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, या जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है उससे ये जो वैल्यू आ रही है मेरी, ये कभी भी आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है टेंजेंशियल डायरेक्शन में उससे ज्यादा नहीं बन रही। पॉइंट को समझिए। इसलिए क्या हो रहा है, ये जो ब्लॉक है ये आपका टेंजेंशियल मोशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्क नहीं हो रहा, ठीक है। डिस्क के रिस्पेक्ट में टेंजेंशियल डायरेक्शन में ब्लॉक जो है मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब वहां पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता रहेगा। लेकिन जो रेडियल डायरेक्शन है उसमें तो ब्लॉक इधर की तरफ मूव करते जा रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे ब्लॉक बाहर की तरफ निकलेगा इसकी टेंशन बढ़ती चली जाएगी, और यहां पे जो फ्रिक्शन है वो अब आपका काइनेटिक फ्रिक्शन का रूप ले लेगा। ये टेंशन बढ़ेगी और ये मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन बन जाएगा यहां पे, ठीक है, क्योंकि ये बाहर की तरफ चल रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन बन जाएगा। और वापस किसके बराबर आ जाएगा बताओ जरा, ये m इंटू क्या हो जाएगा बताओ जरा, m इंटू an हो जाएगा। और an की वैल्यू बदलती रहेगी, ध्यान रखना भाई, an की वैल्यू इंक्रीज हो रही तो इधर भी तो इंक्रीज हो रहा है ना फिर, ठीक है, टेंशन आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी। आई होप आपको समझ आया ये, ठीक है। एक पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, एक पॉइंट के बाद आपकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी ओमेगा 1, और उस टाइम पे ये आपका कहीं बाहर होगा, यहां पे कहीं आएगा, उस टाइम पे यहां पे कहीं होगा ये, ठीक है। तो अगर ये यहां पे कहीं है, इस जगह पे कहीं पे है, तो आप क्या बोलोगे, अब यहां पे ओमेगा 1 कांस्टेंट है, ओमेगा 1 से ऐसे रोटेट कर रहा है अभी, अब ये कांस्टेंट ओमेगा 1 पे रोटेट कर रहा है। तो अब आप बताओ कौन कौन से फोर्सेस काम करेंगे अब यहाँ पे, अगर फ्री बॉडी डायग्राम दिखाओगे तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस काम करेंगे। तो एक तो आपका क्या होगा, जो एक्सेलरेशन आएगी वो नॉर्मल एक्सेलरेशन आएगी भाई, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन गायब हो जाएगी भाई, क्यों, क्योंकि अब आपकी स्पीड कांस्टेंट हो गई है, स्पीड कांस्टेंट होगी तो डेरिवेटिव आपका खत्म हो गया। तो जब ये बिल्कुल आउटर जोन पे है, बिल्कुल एज पे है, जब इसकी हमने ओमेगा को फिक्स कर दिया है, तो उस इंस्टेंट पे अगर आप देखोगे तो उस इंस्टेंट पे ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन गायब हो चुका है, क्योंकि मेरी वेलोसिटी जो है, जो मेरी स्पीड जो है वो बदल नहीं रही, अब जो टेंजेंशियल स्पीड है वो बदल नहीं रही, टाइम के साथ बदल नहीं रही है, तो ये जीरो आ जाएगा, आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो गायब हो जाएगा। तो अब जो फोर्स काम करेंगे वो कौन कौन से फोर्स काम करेंगे इसके ऊपर, इधर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब एक इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, टेंशन फोर्स, ठीक है, एक आपका इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, टेंशन फोर्स, और बताइए, और आपका एक दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, m इंटू an नॉर्मल एक्सेलरेशन। क्या यहां पे फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होगा क्या,
जरा सोचिए, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होगा क्या? बिल्कुल लग रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। एक आपका स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी यहाँ पे लग रहा होगा, ठीक है। दैट मस्ट बी इक्वल टू AN। तो इस तरह से आपका जो है ये फोर्सेस काम कर रहे होंगे। अब यहां से हमें पता चल गया कि भाई यहां से आप टेंशन की वैल्यू भी निकाल सकते हो कि कितनी टेंशन यहां पे आएगी, ठीक है। आपकी जो इसके अंदर जो इलोंगेशन आएगी उसमें क्या टेंशन होगी वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा ऑब्जर्व किया कि एक्सपेरिमेंट जो हमने देखा कि उसमें हमें क्या क्या चीज देखने को मिलेगी, जो कर्वीलिनियर मोशन हो रहा है उसमें कैसे कैसे फोर्सेस काम कर रहे हैं और कैसे कैसे हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम जो है उसको बनाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये सिलसिला समझ आया। आज के एपिसोड में इतना ही करेंगे दोस्तों। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी, उसमें हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कर्वीलिनियर मोशन के ऊपर, और धीरे धीरे आप इसको और बेहतर तरीके से समझोगे। अगर इनकेस अगर आपको ये समझ नहीं आया कि कैसे कैसे हमने फोर्सेस लिख दिए, तो आप धीरे धीरे और बेहतर तरीके से इनको समझते चले जाओगे, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।